हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग। आज के इस ट्रेनिंग के दौरान हम स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के विषय में डिटेल्स में जानेंगे। यदि आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपके लिए स्कैफोल्डिंग के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले हमारा अन्य वीडियो स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स, स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स, स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग, स्कैफोल्डिंग टाई और सपोर्ट, लैडर सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड मटेरियल जरूर देखें। इन सभी वीडियो का लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम स्कैफोल्ड इरेक्शन, यूज एंड डिसमेंटलिंग के दौरान किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। स्कैफोल्डर वो पर्सन होता है जो स्कैफोल्ड को इरेक्ट तथा डिसमेंटल करता है। स्कैफोल्ड इरेक्शन तथा उसका इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद उस पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए इनडायरेक्टली स्कैफोल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। स्कैफोल्ड सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए मटेरियल का सिलेक्शन एंड इंस्पेक्शन करना, स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर के द्वारा स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट कराना तथा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय वर्क को सुपरवाइज करना तथा वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना, स्कैफोल्ड इरेक्शन तथा डिसमेंटलिंग सेफ मैनर में हो रहा है या नहीं इसको इंश्योर करना। स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड के अनुसार स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट करना तथा उसे सर्टिफाई करना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्कैफोल्ड रजिस्टर में उसका एंट्री करना तथा एवरी 7 डेज या किसी भी मॉडिफिकेशन के बाद स्कैफोल्ड को री-इंस्पेक्ट एंड रीसर्टिफाई करना। स्कैफोल्ड यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्कैफोल्ड पे काम करने से पहले इंस्पेक्शन टैग या स्कैफोल्ड टैग की वैलिडिटी चेक करना, स्कैफोल्ड पे काम करने के समय उसे मॉडिफाई नहीं करना, यदि कभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो स्कैफोल्ड सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना, स्कैफोल्ड पे काम करने के समय यदि कोई अनसेफ कंडीशन दिखाई दे तो उसे तुरंत सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना। स्कैफोल्ड इरेक्शन गाइडलाइन। अब हम स्कैफोल्ड इरेक्शन के गाइडलाइन के विषय में डिस्कस करेंगे। स्कैफोल्ड इरेक्शन या डिसमेंटलिंग को स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लानिंग। वर्क को स्टार्ट करने से पहले प्लान करना चाहिए तथा ये इंश्योर करनी चाहिए कि उस टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या काम करना है और उस काम को कैसे करना है तथा उस काम के दौरान उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा अकाउंटेबिलिटी है उनको पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन। वर्क को स्टार्ट करने से पहले जितनी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसे वर्क लोकेशन पे शिफ्ट कर लेनी चाहिए तथा वर्क स्टेप के अनुसार उसे सेग्रीगेट एंड स्टॉक कर लेनी चाहिए। मटेरियल स्टॉक करने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस ब्लॉक न हो तथा मटेरियल अनसेफ मैनर में स्टॉक न हो। प्रोसीड। अपने प्लानिंग के अनुसार वर्क को स्टार्ट करनी चाहिए एंड उसको कंप्लीट करनी चाहिए। स्कैफोल्ड इरेक्शन या डिसमेंटलिंग के समय नीचे दिए गए कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन। स्कैफोल्ड इरेक्शन या डिसमेंटलिंग के समय कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। अपने टीम मेंबर्स तथा आसपास काम करने वाले लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे कि सभी लोग एक दूसरे के काम के विषय में जानकारी ले सकें तथा सबको एक दूसरे के एक्टिविटी के विषय में जानकारी हो। कोऑर्डिनेशन। स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, स्पेशली मटेरियल शिफ्टिंग एंड पासिंग के समय। कॉन्सेंट्रेशन। स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय 100% कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पे होना चाहिए। स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग कंस्ट्रक्शन का सबसे डेंजर तथा हाई रिस्क जॉब है। यदि हमारा ध्यान अपने काम से जरा भी इधर उधर हुआ तो इसके वजह से हमें या हमारे साथ काम करने वाले या हमारे आसपास काम करने वाले लोगों को सीरियस इंजरी हो सकती है। फुटिंग। स्कैफोल्ड इरेक्शन के समय सबसे पहले फुटिंग यानी मड सील यानी सोल प्लेट या बेस प्लेट फिक्स करनी चाहिए। फुटिंग हमेशा लेवल
तथा साउंड होना चाहिए जो लोड को बिना सेटल या शिफ्ट हुए सपोर्ट या बियर कर सके। कंक्रीट या टारमेक सरफेस पे मड सील या सोल प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। फिक्सिंग ऑफ किकर लिफ्ट। फुटिंग के बाद किकर लिफ्ट को फिक्स करनी चाहिए। किकर लिफ्ट बेस प्लेट से 150 mm ऊपर फिक्स करनी चाहिए। फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड ट्रांजोम्स। किकर लिफ्ट फिक्स करने के बाद स्टैंडर्ड तथा ट्रांजोम्स को फिक्स करनी चाहिए। स्टैंडर्ड हमेशा वर्टिकल यानी 90 डिग्री में होना चाहिए। चारों स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद इसका फोल्ड के अंदर वाले हिस्से को डायगनली मेजर करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसका फोल्ड के सभी कॉर्नर 90 डिग्री में है तथा इसका फोल्ड स्क्वायर शेप में है। फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांजोम्स एंड ब्रेसिंग। स्टैंडर्ड को फिक्स करने के बाद ट्रांजोम्स तथा ब्रेसिंग को फिक्स करनी चाहिए। इसका फोल्ड क्लैंप फिक्स करने के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका नट बोल्ट वाला हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ हो। ज्वाइंट ऑफ स्टैंडर्ड। यदि किसी स्टैंडर्ड को पाइप ज्वाइंट करके एक्सटेंड करना हो और वह ज्वाइंट नोट पॉइंट से 300 mm से दूर हो, तो उस कंडीशन में हमें ज्वाइंट के ऊपर स्प्लाइस प्रोवाइड करनी चाहिए। यह नोट पॉइंट यानी जहां स्टैंडर्ड तथा रनर या बियरर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, तथा स्प्लाइस यानी एक 600 mm लेंथ का पाइप होता है जिसको ज्वाइंट के ऊपर ओवरलैप करके 4 कॉपलर के द्वारा फिक्स किया जाता है। यह स्प्लाइस का दूसरा कंडीशन है। यदि सेम बे में 2 स्टैंडर्ड में ज्वाइंट आता है तो वहाँ भी स्प्लाइस प्रोवाइड करनी चाहिए। स्प्लाइसिंग के लिए स्विवल कॉपलर का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड के ज्वाइंट के बाद स्विवल या एडजस्टेबल कॉपलर के दोनों साइड प्लम्ब करके यह चेक करना चाहिए कि स्टैंडर्ड स्ट्रेट है या नहीं। स्टैंडर्ड हमेशा स्ट्रेट कंडीशन में होना चाहिए। ज्वाइंट ऑफ लेजर एंड ट्रांजोम्स। यदि रनर या बियरर में ज्वाइंट आता है तो उसे भी 600 mm लेंथ के पाइप के साथ स्प्लाइस करनी चाहिए। स्प्लाइसिंग करने के समय ज्वाइंट हमेशा सेंटर में होना चाहिए, यानी ज्वाइंट के दोनों साइड स्प्लाइसिंग पाइप का 300 mm लेंथ होना चाहिए तथा दोनों साइड 2-2 क्लैंप फिक्स होना चाहिए। ज्वाइंट ऑफ ब्रेसिंग। यदि इसका फोल्डिंग के ब्रेसिंग में ज्वाइंट आता है तो 300 mm ओवरलैपिंग के साथ स्प्लाइसिंग होनी चाहिए, जिसमें ज्वाइंट के लिए 2 स्विवल या एडजस्टेबल कॉपलर का प्रयोग होना चाहिए तथा दोनों कॉपलर के बीच 100 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। इसका फोल्डिंग इरेक्शन के समय यह इंश्योर करना चाहिए कि एक बे में सेम लिफ्ट हाइट पे 2 स्टैंडर्ड में ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए तथा यह भी इंश्योर करना चाहिए कि सेम बे में 2 रनर में ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए। यदि इसका फोल्ड का लिफ्ट बोर्डेड लिफ्ट हो, यानी वह लिफ्ट जिस पे हमें प्लैंक या जाली को ले या फिक्स करना है, तो हमें बियरर यानी ट्रांजोम्स को रनर यानी लेजर के ऊपर या लेजर के साथ फिक्स करनी चाहिए। ट्रांजोम्स का लेजर को फिक्स करने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका फोल्ड ट्यूब का प्रोजेक्शन 50 mm से कम ना हो, यानी इसका फोल्ड ट्यूब कम से कम 50 mm बाहर की तरफ एक्सटेंड हो तथा इसका फोल्ड ट्यूब का प्रोजेक्शन 300 mm से ज़्यादा भी ना हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसका फोल्ड ट्यूब का प्रोजेक्शन 50 mm या उससे थोड़ी ज़्यादा हो। यदि इसका फोल्डिंग का लिफ्ट अनबोर्डेड लिफ्ट हो, यानी वह लिफ्ट जिस पे हमें प्लैंक या जाली को ले या फिक्स नहीं करना है, तो हमें बियरर यानी ट्रांजोम्स को स्टैंडर्ड के साथ फिक्स करनी चाहिए। फिक्सिंग ऑफ प्लैंक, फिक्सिंग ऑफ प्लेन ब्रेसिंग। स्टैंडर्ड या ट्रांजोम फिक्स करने के बाद हमें प्लेन ब्रेसिंग फिक्स करनी चाहिए, जिससे कि इसका फोल्डिंग का शेप या इसका फोल्डिंग का बेस एक फिक्स डायमेंशन में या स्क्वायर में हो। सेटिंग ऑफ बेस लिफ्ट। स्टैंडर्ड लेजर ट्रांजोम्स एंड प्लेन ब्रेसिंग तथा किकर लिफ्ट फिक्स करने के बाद हमें बेस लिफ्ट फिक्स करनी चाहिए। बेस लिफ्ट हमेशा मैक्सिमम 2 मीटर पे या एज पर ड्राइंग फिक्स करनी चाहिए। फिक्सिंग ऑफ ब्रेसिंग। बेस लिफ्ट फिक्स करने के बाद हमें ब्रेसिंग फिक्स करनी चाहिए। ब्रेसिंग हमेशा स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड फिक्स होनी चाहिए तथा ब्रेसिंग का एंगल 35 डिग्री टू 55 डिग्री के बीच होनी चाहिए। फिक्सिंग ऑफ प्लैंक। ब्रेसिंग को फिक्स करने के बाद यदि बोर्डेड लिफ्ट हो तो हमें प्लैंक या जाली को फिक्स करनी चाहिए। यदि प्लैंक या बोर्ड का थिकनेस 38 mm हो तो 2 ट्रांजोम्स या इंटरमीडिएट ट्रांजोम्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम 1.5 मीटर होनी चाहिए। यदि प्लैंक या बोर्ड का थिकनेस 50 mm हो तो 2 ट्रांजोम्स या इंटरमीडिएट ट्रांजोम्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम 2.4 मीटर होनी चाहिए। इसका फोल्डिंग प्लैंक का ओवरहैंग
स्कैफोल्डिंग प्लैंक के थिकनेस का मिनिमम 4 टाइम्स होना चाहिए, यानी यदि प्लैंक का थिकनेस 38 mm है तो उसका ओवरहैंग मिनिमम अप्रॉक्स 150 mm होगा तथा स्कैफोल्डिंग प्लैंक का मैक्सिमम ओवरहैंग 300 mm होना चाहिए। स्कैफोल्ड प्लैंक या बोर्ड का मिनिमम ओवरलैप 300 mm होना चाहिए तथा स्कैफोल्डिंग प्लैंक या बोर्ड का मिनिमम ओवरहैंग 150 mm तथा मैक्सिमम ओवरहैंग 300 mm होना चाहिए। फिक्सिंग ऑफ प्लैंक और वर्किंग प्लेटफॉर्म। सभी स्कैफोल्डिंग बोर्ड और प्लैंक डायरेक्टली और इक्वली ट्रांसोम्स पे रेस्ट होनी चाहिए। सभी बोर्ड या प्लैंक को कम से कम 3 सपोर्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। सभी बोर्ड के ऊपर मैक्सिमम स्पैन मार्क होनी चाहिए। जहां बोर्ड को बट्स की आवश्यकता हो वहां ट्रांसोम्स डबल होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म का सरफेस लेवल या फ्लैट होना चाहिए जिससे ट्रिपिंग का चांस न हो। हाई विंड के समय बोर्ड लिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रैप या क्लैंप का प्रयोग करना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म विथ। स्कैफोल्डिंग बोर्ड या प्लैंक उसके थिकनेस का 4 टाइम्स से ज़्यादा ओवरहैंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि बोर्ड का थिकनेस 38 mm है तो उसका ओवरहैंग 150 mm होना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म का विथ मिनिमम 600 mm या 3 बोर्ड्स होना चाहिए। यदि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के साथ साथ मटेरियल स्टॉक करना है तो उसका विथ 800 mm या 4 बोर्ड होनी चाहिए। यदि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के साथ साथ मटेरियल स्टॉक करना हो तथा मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना हो तो उसका विथ 1000 mm या 5 बोर्ड होना चाहिए, जिसका 600 mm विथ का प्रयोग मटेरियल स्टैकिंग तथा मटेरियल शिफ्टिंग के लिए करना चाहिए। यदि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग मेसन वर्क यानी स्टोन ड्रेसिंग या ब्रिक्स वर्क या प्लास्टरिंग के लिए करना हो तो उसका विथ 1200 mm या 6 बोर्ड होना चाहिए। फिक्सिंग ऑफ टो बोर्ड, मिड ड्रिल एंड गार्ड ड्रिल। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म तथा बिल्डिंग के बीच 300 से ज़्यादा का स्पेस गैप नहीं होना चाहिए। टो बोर्ड स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के आउटसाइड तथा प्लेटफॉर्म के एंड पे फिक्स होनी चाहिए। टो बोर्ड हमेशा स्टैंडर के इनसाइड फिक्स होनी चाहिए। टो बोर्ड स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से 150 mm पे फिक्स होनी चाहिए। मिड ड्रिल स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से 450 mm टू 550 mm हाइट पे फिक्स होनी चाहिए। मिड ड्रिल 67 kg अपवार्ड एंड डाउनवार्ड लोड बियर करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। गार्ड ड्रिल स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से 850 mm टू 950 mm हाइट पे फिक्स होनी चाहिए। टो बोर्ड, मिड ड्रिल तथा गार्ड ड्रिल के बीच 470 mm से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेटिंग ऑफ बेस लिफ्ट, फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट एज पर रिक्वायरमेंट। हमें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार स्कैफोल्डिंग का बेस लिफ्ट, फर्स्ट लिफ्ट तथा सेकंड लिफ्ट एक्सटेंड करना चाहिए। प्रत्येक लिफ्ट का मैक्सिमम हाइट 2 मीटर होनी चाहिए। टाई द स्कैफोल्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इफ रिक्वायर्ड। स्कैफोल्डिंग टाई और सपोर्ट। इंडिपेंडेंट एंड टावर स्कैफोल्ड के इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए स्कैफोल्डिंग टाई या सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। स्कैफोल्ड टाइप का मैक्सिमम कैपेसिटी 6.25 kN होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग टाई का स्पेसिंग यानी स्कैफोल्डिंग टाई या सपोर्ट कितने डिस्टेंस पे फिक्स करना चाहिए यह स्कैफोल्डिंग के हाइट एंड विथ पे डिपेंड करता है। यदि स्कैफोल्डिंग का हाइट 6 मीटर हो तो स्कैफोल्डिंग टाई या सपोर्ट का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली 10 मीटर तथा वर्टिकली 4 मीटर होनी चाहिए। यदि आप स्कैफोल्डिंग टाई या सपोर्ट के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो स्कैफोल्डिंग टाई या सपोर्ट ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। गिन व्हील्स। स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय मटेरियल लिफ्टिंग या लोअरिंग के लिए गिन व्हील का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप गिन व्हील के विषय में या गिन व्हील कैसे फिक्स करें के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे आने वाले वीडियो हाउ टू फिक्स गिन व्हील ज़रूर देखें। इंस्पेक्शन एंड टैगिंग। यदि स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग हो रहा हो या इनकम्प्लीट स्कैफोल्डिंग हो या स्कैफोल्डिंग में कोई अल्ट्रेशन चल रहा हो तो हमें रेड टैग का प्रयोग करनी चाहिए।
यदि स्कैफोल्डिंग कम्प्लीटली इरेक्टेड हो गया हो तो स्कैफोल्डिंग को स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। यदि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के दौरान सेफ फॉर यूज पाया जाता है तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा साइन किया हुआ ग्रीन स्कैफोल्डिंग टैग स्कैफोल्डिंग पे डिस्प्ले या फिक्स कर देनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग टैग 7 डेज के लिए वैलिड होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर फ्रंट साइड में नीचे दिए गए डिटेल्स होनी चाहिए: लोकेशन, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इरेक्शन, रिक्वेस्टेड बाय, बिल्ट या इरेक्टेड बाय, नेम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन या नेम ऑफ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, सिग्नेचर ऑफ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, स्कैफोल्डिंग टू बी यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी 120 kg, मीडियम ड्यूटी 240 kg, हेवी ड्यूटी 360 kg मेंशन होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर बैक साइड में डेट ऑफ इंस्पेक्शन, टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, सिग्नेचर ऑफ स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, कमेंट्स इफ एनी, लेडर एंड नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ लिफ्ट, स्क्वायर मीटर बोर्डिंग etc मेंशन होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग टैग हमेशा स्कैफोल्डिंग के एक्सेस पॉइंट पर डिस्प्ले होना चाहिए। गाइडलाइन टू सेफ यूज ऑफ स्कैफोल्ड: यदि आप वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए ऑथराइज नहीं हैं तो आपको उसके ऊपर काम नहीं करनी चाहिए। यदि आप स्कैफोल्डिंग मॉडिफिकेशन के लिए ऑथराइज नहीं हैं तो आपको काम करने के समय स्कैफोल्डिंग को मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले इंस्पेक्शन टैग या स्काफ टैग पे लास्ट इंस्पेक्शन डेट या इंस्पेक्शन की वैलिडिटी अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। यदि लास्ट इंस्पेक्शन डेट 7 डेज को क्रॉस कर गया हो तो ऑथराइज स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को इमीडिएटली नोटिफाई करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग पे काम करने से पहले यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि स्कैफोल्डिंग के SWL यानी सेफ वर्किंग लोड को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। यदि किसी स्कैफोल्डिंग पे आपको कोई डिफेक्ट्स या फॉल्ट नज़र आता है, चाहे उस स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन टैग वैलिड ही क्यों न हो, तो उसे तुरंत ऑथराइज स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करनी चाहिए। बिना अप्रूव्ड ग्रीन टैग के स्कैफोल्डिंग को आपको यूज नहीं करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग सेफ्टी गाइडलाइन एंड सेफ यूज ऑफ स्कैफोल्ड: स्कैफोल्डिंग या अदर मटेरियल को कभी भी ऊपर से नीचे नहीं फेंकनी चाहिए। बिना करेक्टली सेफ्टी हार्नेस पहने या सिक्योर एंकर पॉइंट पे सेफ्टी हार्नेस के हुक को एंकर किए हाइट पे काम नहीं करनी चाहिए। कभी भी स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन, डिसमेंटलिंग या अल्टरिंग करने के समय स्पेयर मटेरियल्स से स्कैफोल्डिंग को ओवरलोड नहीं करनी चाहिए। प्रिपरेशन बिफोर डिसमेंटलिंग: स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग से पहले डिसमेंटल हुए मटेरियल को स्टॉक या स्टोर करने के लिए सफिशिएंट जगह आइडेंटिफाई करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए प्रॉपर एक्सेस है या नहीं। स्कैफोल्डिंग के बेस का इंस्पेक्शन करनी चाहिए तथा ऑब्स्ट्रक्शन या हजार्ड्स को रिमूव करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग टाई के ऊपर स्पेशल ध्यान देनी चाहिए और यह इंश्योर करनी चाहिए कि सभी ब्रेसिंग कंप्लीट है या नहीं। यदि स्कैफोल्डिंग टाई रिमूव कर दिया गया हो तो स्कैफोल्डिंग के कमज़ोर हिस्से को पहले स्टेबल करनी चाहिए जिससे कि वह डिसमेंटल होने के लिए सेफ हो जाए। सभी वर्किंग प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी को इंस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि स्कैफोल्ड तथा सराउंडिंग एरिया डिसमेंटलिंग के लिए सेफ है तो आपको डिसमेंटलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिगिनिंग ऑफ स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग: स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग से पहले प्रॉपर PPE पहननी चाहिए। स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग हमेशा टॉप से बॉटम की ओर करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग के समय टॉप प्लेटफॉर्म को रिमूव करने से पहले उसके कुछ हिस्से को रिमूव करके उसे नीचे के लिफ्ट पे फिक्स कर देनी चाहिए। स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग के बाद उसके कंपोनेंट्स का इंस्पेक्शन करनी चाहिए तथा डैमेज स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स को सेपरेट करके स्टॉक करनी चाहिए। डैमेज फ्री कंपोनेंट्स को अच्छे से स्टोर करनी चाहिए तथा सेपरेट जगह पे उसको स्टॉक करनी चाहिए। जब तक स्कैफोल्ड टाई के ऊपर का स्कैफोल्डिंग डिसमेंटल नहीं हो जाता तब तक स्कैफोल्ड का टाई या सपोर्ट को रिमूव नहीं करनी चाहिए। यहाँ स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। मटेरियल स्टैकिंग: मटेरियल को स्टैकिंग के बाद
अलग अलग साइज के मटेरियल को अलग अलग स्टैकिंग करनी चाहिए। ट्यूब्स एंड फिटिंग सीमेंट्स या लाइम के कंटेक्ट में स्टोर नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी इस कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।